दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब उनको सिर्फ तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना है। आसान भाषा में कहा जाए तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं कि बिहार का अगला भविष्य तेजस्वी यादव है। जहां ताज़ा अपडेट के अनुसार उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव को अपना अगला उत्तराधिकारी मान लिया है। जहां उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि बिहार में अब तेजस्वी यादव का राज चलेगा, यानी कि तेजस्वी यादव को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होगा अब तेजस्वी यादव ही कमान संभालेंगे और वही बिहार का कमान संभालेंगे। बिहार में अब तेजस्वी यादव का राज चलेगा, यानी कि नीतीश कुमार के रिटायर हो जाने के बाद तेजस्वी के हाथों बिहार का कमान होगा। ये बातें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में ही कह दी है। वहीं पर सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको बोलने दीजिए, जो भी बोलता है इसका कोई मतलब है ही नहीं। 2017 के चुनाव में हम लोगों ने गलती की थी, अब महागठबंधन में आ गए हैं, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मानसून की पूरी तरीके से वापसी के बाद अब बिहार में गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा, या रात के तापमान में गिरावट आएगी। मानसून की वापसी के बाद अब बिहार में गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क और फिर आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में सामान्य से 1 या फिर 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया है। माना जाता है कि अपने संतान की सुख समृद्धि, उसकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं 36 घंटे का ये कठिन व्रत रखती है। लेकिन इस पर्व के दौरान ही बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर से ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों को हिला करके रख दिया है। वहां एक बेटे ने घरेलू विवाद में अपनी मां को ही जिंदा मार डाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जहां वैशाली जिले के हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के राम आशीष चौक के पास एक बेटे ने अपनी मां को जिंदा जला करके मार डाला। इस घटना में आरोपी बेटा भी झुलस गया है। जहां घटना रविवार की है। दिल दहला देने वाली इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने झुलसी हुई मां और बेटे को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मां रंजू देवी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मां बेटे के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई थी। इसके बाद गुस्से में आकर के उनके कलयुगी बेटे रोहित ने उनको आग के हवाले कर दिया, यानी कि मां को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की सूचना पाकर के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस मां बेटे को लेकर के सदर अस्पताल लेकर पहुंची। दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है। जी हां, इसको लेकर के अटकलें तेज हो गई है, यानी कि जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी एक होने वाली है। फिलहाल अभी दोनों पार्टी महागठबंधन में है, गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होगा। जब बिहार में जेडीयू और आरजेडी के विलय को लेकर के चल रही अटकलों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हवा दे दी है। जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट से इन अटकलों को और बल मिल गया है। ललन सिंह ने अपने पोस्ट में सामाजिक न्याय का नारा दिया है, जो कि आरजेडी का हुआ करता था। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर ट्विटर पर पोस्ट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के 19वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बिहार एवं देश भर के कार्यकर्ताओं और नीतीश कुमार को बधाई, आभार एवं शुभकामनाएं। सब मिलकर के सामाजिक न्याय के साथ विकास की त्वरित गति में बिहार को विकसित प्रदेश बना करके रहेंगे। जनता दल के शरद गुट और समता पार्टी के विलय के बाद 30 अक्टूबर 2003 में जेडीयू का गठन हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार इस पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। जेडीयू सुशासन और विकास का नारा देकर के बिहार की सत्ता पर काबिज हुई। तब से नीतीश कुमार इसी नारे के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने नारे में विकास के साथ सामाजिक न्याय को भी जोड़ दिया है।
जाहिर है इससे दोनों दलों के विलय की चर्चा को और बल मिल गया है। पुराने जनता दल में बीपी सिंह ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया तो फिर उसी नारे को अपनाया। आज की आरजेडी की नींव इसी अवधारणा पर टिकी हुई है। अब सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू भी सामाजिक न्याय के नारे को अपनाने जा रही है। सामाजिक न्याय का मानी होता है कि समाज के सभी सदस्यों के बीच बिना किसी भेदभाव के समान भाव से उनके अधिकार और गरिमा को बनाए रखने हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा। सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक नए मजबूत दल का निर्माण कर सकते हैं। इस विलय के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी को चुनौती दे सकेंगे। हालांकि अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि अंदर खाने विलय पर बात चल रही है। दोनों ही दल एक नए नाम और फिर नए निशान के साथ नई पार्टी बना सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संशोधन प्रस्ताव भी पास कर चुका है। दोस्तों, बात करेंगे कि गुजरात की मोरबी में रविवार शाम को हुए पुल हादसे ने पूरे देश को सदमे में ला दिया है। 143 साल पुराने इस पुल के टूट जाने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए, जिसमें से 143 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं 177 लोगों को बचा लिया गया है। मरने वालों में बीजेपी सांसद मोहन कुंदिया के परिवार के 12 लोग भी शामिल है। जी हां, गुजरात में बीजेपी सांसद के परिवार के 12 सदस्य की डूबने से मौत हो गई है। जब गुजरात के राजकोट से सांसद मोहन कुंदिया के परिवार पर रविवार रात दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मोरबी पुल हादसे में बीजेपी सांसद के परिवार के 12 लोगों की जान चली गई। सांसद ने मीडिया को बताया है कि पुल टूटने से जहां पर लोग गिरे वहां करीब 15 फीट तक पानी था। या कुछ लोग तो नदी से तैर करके बाहर निकल गए, लेकिन कई लोगों की डूबने से जान चली गई। पुल हादसे के वक्त वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताया है कि मैं हादसे को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वहां पर बच्चे भी थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकारी सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरे चश्मदीद ने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने जब 7 से 8 महीने की गर्भवती की लाश देखी तो फिर मेरा दिल दहल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि मच्छू नदी का पानी मटमैला होने की वजह से लोगों को ढूंढने में काफी दिक्कतें आ रही है। अधिकारी ने कहा है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी मौतें देखी है। दोस्तों, बात करेंगे कि छठ पूजा के बाद यूपी बिहार के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाने के लिए ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन ट्रेनों में आप टिकट बुक करा सकते हैं। क्योंकि इस बार रेलवे ने यात्रियों को परेशानी ना हो, इसकी वजह से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है। इन ट्रेनों के लिए आप तत्काल टिकट भी बुक करा सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेनों को नई दिल्ली, आनंद विहार, जम्मू और अमृतसर से चलाया जाना है। दरअसल रेलवे ने दीपावली और छठ पर्वों को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसमें ज़्यादातर ट्रेनें 10 से 20 अक्टूबर के बीच से शुरू हो चुकी थी। खास करके इन ट्रेनों से यूपी बिहार के लोगों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि छठ पर्व पर इन जगहों से ही लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा। आप भी इनके लिए टिकट बुक कर सकते हैं और आप आसानी से अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं और फिर आप दिल्ली, मुंबई जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। आप चाहे तो इन ट्रेनों की तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं, जहां आपकी मर्जी, आप जैसे भी बुक करें, लेकिन आप बड़ी ही आसानी से अपने घर से आप दूसरे प्रदेश जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी दूसरे प्रदेश जाना है छठ पर्व मनाने के बाद, तो फिर आप आसानी से जा सकते हैं और अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि पूरी दुनिया में मखाना के कुल उत्पादन का करीब 90% प्रोडक्शन बिहार में होता है। मखाना की खेती मुख्य तौर पर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज सहित कटिहार जिलों में भी की जाती है। यहाँ किसानों के लिए मखाना ही नकदी फसल है। पिछले दिनों मिथिलांचल मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद राज्य में इसका उत्पादन बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए मखाना विकास योजना भी चलाई गई है, जिसके तहत राज्य के किसान उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के जरिए मखाना के क्षेत्र में खुद का एग्री बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
तो आइए जानते हैं कि कैसे बिहार के किसान इस योजना का लाभ लेकर के मखाना की खेती के साथ प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। साथ ही किन किन जिलों में किसानों को मखाना उत्पादन करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो बात करते हैं कि बिहार कृषि विभाग ने मखाना का क्वालिटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मखाना विकास योजना 2022 चलाई है। इस योजना के तहत बिहार में मखाना की उन्नत प्रजातियों के बीजों का उत्पादन और फिर क्षमता विकास करना है। मखाना बीज उत्पादन और फिर खेती की योजना के लिए कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, मधुबनी और सीतामढ़ी को कवर किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in/कृषि/ विजिट कर सकते हैं। आप यहां से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार में मखाना की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मखाना विकास योजना के तहत मखाना की उन्नत किस्मों से उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। आपको बता दूं कि भागलपुर के सबौर मखाना एक और स्वर्ण विदेही प्रबोध को मखाना की उन्नत प्रजातियों के तौर पर पहचाना जाता है। अब बिहार सरकार ने इन्हीं किस्मों से मखाना की उत्पादकता और फिर उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन दोनों किस्मों से मखाना की खेती करने के लिए 97,000 रुपए की अधिकतम इकाई लागत रखी गई है। अगर मखाना की खेती में कम से कम 97,000 रुपए का खर्च आया तो फिर सरकार की तरफ से 75% सब्सिडी यानी कि 72,750 रुपए तक अनुदान मिल सकता है। इस तरह आर्थिक सहायता पाने के लिए नजदीकी जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब खबर अररिया से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम बिना महिला कांस्टेबल के घर में घुस गई। मामला मंगलवार देर रात का है। गुस्साए लोगों ने अररिया RSOP के सामने जम करके हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी आरोप है कि उत्पाद विभाग की टीम घर में घुस गई और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगी। जहां लोगों ने उत्पाद विभाग के 5 कर्मियों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है और उनके खिलाफ जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग की टीम अचानक कमरे में घुस गई, जिससे घर की महिलाओं को काफी परेशानी हुई। आरोप है कि उन्होंने अपने साथ किसी महिला कांस्टेबल को भी नहीं रखा था और घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई। ये बिहार पुलिस पर आरोप है अररिया से। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने फोन पर बताया है कि शराब पीने के आरोपी को टीम गिरफ्तार करने गई थी। लोग बेवजह इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जहां लिखित आवेदन में कहा गया है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए घर में रखे सोने और अन्य सामानों को उत्पाद विभाग की टीम ने लूट लिया है, जबकि उत्पाद विभाग कह रही है कि शराब पीने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का ये आरोप निराधार है, गलत है। दोस्तों, ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मकबरा बिहार के छपरा में भी है, जो आगरा के ताजमहल की वास्तुकला पर ही बनाया गया है, मगर पर्यटन विभाग की अनदेखी के कारण खंडर में बदलता जा रहा है। बताया जाता है कि यह मकबरा करीब 300 साल पुराना है। इसे लोग डच मकबरा के नाम से भी जानते हैं। ये छपरा शहर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कारिंगा गांव में स्थित है। हालांकि शहर से इतना पास होने के बाद भी आज तक इस मकबरे से जीर्णोद्धार के लिए कोई सही दिशा और फिर मंशा से काम नहीं किया गया है। पुर्तगालियों ने छपरा में अपने व्यापार का केंद्र स्थापित किया था। इस बात की जानकारी सारण राजपत्र में छपे एक लेख में मिलती है। बताया जाता है कि जलीय मार्ग से व्यापार का छपरा भी एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। डच और पुर्तगाली छपरा को एक केंद्र के रूप में देखते थे। आलेख के अनुसार छपरा का कारिंगा हिस्सा 1770 तक डच लोगों के अधीन था। नमक के व्यापार के लिए छपरा को केंद्र स्थापित हुआ था। व्यापार के क्रम में यहाँ रहते हुए एक डच गवर्नर जैकबस वार्नहॉर्न की असम में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके मकबरे का निर्माण कराया गया। आसपास के लोग इसे छोटा ताजमहल भी बुलाते हैं। डच मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए कई बार कोशिश की गई। जब सारण के पूर्व जिलाधिकारी दीपक आनंद ने मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए एक राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसके बाद पुरातत्व विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर जांच कराया गया, मगर कुछ बेहतर कार्य नहीं किया जा सका। इसके बाद जिलाधिकारी नीलेश देवड़े ने मकबरा के जीर्णोद्धार के लिए डच राजदूत सहित नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय और फिर राज्य तथा केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑफिस अटेंडेंट की 238 पद पर भर्ती निकाली है। इन पद के लिए अप्लाई करने का उम्मीदवारों के पास आज आखिरी अवसर है। ऑफिस अटेंडेंट पद पर भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा के होगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dst.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना जरूरी है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, सीवान, दरभंगा समेत 5 शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब स्थिति में है। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, सीवान, मोतिहारी, दरभंगा और फिर बेगूसराय में वायु गुणवत्ता का लेवल 300 के पार चला गया है, जो इंसान की सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी खतरनाक है। जहाँ वहीं बिहार के अन्य कई शहरों में AQI लेवल 200 के पार पर पहुँच गया है। खबर के अनुसार जब किसी शहर की हवा का AQI 100 से पार चला जाए तो फिर उस शहर की हवा को खराब माना जाता है। लेकिन बिहार के सीवान में AQI 322 पहुंच गया है, जबकि पटना में AQI लेवल 302 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब है। जानकारों की माने तो बिहार के इन बड़े शहरों की हवा में धूलकण की मात्रा सबसे अधिक है, जिसके कारण इन शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक हो गई है। अगर आप बिहार के इन शहरों में रहते हैं तो आप घर से निकलने के दौरान मास्क लगा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि छठ पूजा के बीच बिहार के पटना, मुंगेर, नालंदा, सारण समेत 10 जिलों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी जिलों में अलर्ट है। खबर के अनुसार कल बिहार के डेंगू के 316 मरीज मिले हैं। इन नए मामलों में से 237 मामले अकेले पटना के हैं। वहीं मुंगेर में 45 नए मरीज डेंगू के मिले हैं, जिससे यहां डेंगू मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गया है। वहीं बिहार के गया जिले में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मधुबनी में डेंगू के 8 नए मामले सामने आए हैं। भोजपुर में 5, वैशाली में 5, बेगूसराय में 5, रोहतास में 4, सारण में 4, नालंदा में 4, जहानाबाद में 3 और दरभंगा में 3 लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। आपको बता दूं कि इस साल बिहार में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 9103 तक पहुंच गई है। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज पटना जिले में से मिले हैं। यहाँ डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। वहीं बिहार में 7 आधिकारिक मौतें भी डेंगू की वजह से हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि गुजरात के मोरबी शहर में माचू नदी पर एक झूला पुल गिरने के बाद सोमवार सुबह तक 143 शव बरामद किए गए। 180 लोगों को बचाया गया और अभी भी कई लोग लापता होने की आशंका है। जहां पुलिस ने कहा है कि तलाशी अभियान अगले 24 घंटे तक जारी रहने की संभावना है। सेना, नौसेना, NDRF, SDRF, स्थानीय दमकल टीमों और फिर स्थानीय गोताखोरों और फिर तैराकों के करीब 200 जवान तलाशी अभियान में लगे हुए हैं। राजकोट कलेक्टर अरुण महेश बाबू भी मोरबी में डेरा डाले हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ खोज और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि अब से CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने पर बिहार विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस बदल जाएगा। जहाँ बिहार के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा है कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र में CBSE BPSC एग्जाम सिलेबस की तरह पढ़ाई होगी। इसके लिए सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। इसके लिए राजभवन को अनुरोध पत्र भेजा गया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर की कमेटी बना करके सिलेबस बदलने का काम पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर माह 300 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना है। बिहार सरकार की इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग और फिर समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं ले सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय 60,000 से कम हो, आवेदक के पास BPL कार्ड हो और उसे किसी भी प्रकार की पेंशन ना मिल रही हो। यह आवेदक का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बिहार का हो। नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदक का खाता होना अनिवार्य है, जरूरी है। आवेदक को प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। जहाँ वहाँ से फॉर्म प्राप्त करके ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करके जमा करना होगा। जहाँ फॉर्म के सत्यापन के बाद महिला को आगे की प्रक्रिया और फिर पेंशन की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता को जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा दिख रही है वह सिर्फ झाग है, नीचे की कॉफी
आरएसएस है। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने कई राज्यों में भाजपा को हराने में कंधा लगाया है। 10 साल अलग अलग पार्टियों के साथ काम करने के बाद समझ में आ गया है कि भाजपा को विचारधारा की लड़ाई से ही रोका जा सकता है, चाहे 10 साल लगे या फिर 15 साल। इस विचारधारा के विरोध में मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें बुलाए जाने की चर्चा पर भी अपना पक्ष रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने मुझे कई बार आमंत्रण दिया, फिर मैं नहीं गया। उन्होंने कहा कि जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए जब मुझे पता चला है कि मेरी पार्टी ने सीएए एनआरसी के पक्ष में वोट किया है, तो मैंने नीतीश कुमार से पूछा है कि ऐसा क्यों है। तब नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं दौरे पर था, मुझे पता नहीं लगा, मगर हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं तभी समझ गया है कि ऐसे आदमी के साथ काम करना संभव नहीं है। इसके बाद भाजपा को रोकने पश्चिम बंगाल की लड़ाई में कूद गया। दोस्तों बात करेंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। इसके चलते शनिवार को ओवैसी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। एआईएमआईएम के मैदान में होने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा खतरा होगा, इस सवाल को लेकर के एबीपी वोटर ने एक सर्वे किया, जिसमें बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यह आंकड़ों की माने तो ओवैसी की पार्टी से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, और ऐसा मानना 50% लोगों का है। यह सर्वे में 50% लोगों ने कहा है कि एआईएमआईएम से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं 18% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, जबकि 30% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। इसके अलावा 3% लोगों ने कहा है कि अन्य को नुकसान होगा। दोस्तों बात करेंगे कि एक तरफ छठ घाट पर व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो वही कुछ ऐसे भी थे जो इस पवित्र पर्व पर भी अपने हाथ खून से रंगने में पीछे नहीं रहे। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां छठ घाट पर ही एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का कसूर बस इतना था कि वह छठ पूजा के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घाट पर आया हुआ था, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और घाट पर ही उसकी पीट करके हत्या कर दी गई। वही युवक का एक अन्य साथी गंभीर रूप से जख्मी है, उसका 2 अन्य साथी फरार हो गया। मृत युवक की शिनाख्त मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुर मोहल्ले के मोहम्मद आयान के रूप में हुई है। हत्या की ये चौंकाने वाली घटना कांटी थाना क्षेत्र के भिमलपुर गाँव की बताई गई है। बताया जा रहा है कि युवक गर्लफ्रेंड से मिलने छठ घाट पर साथियों के साथ पहुंचा था। युवक की संदिग्ध गतिविधि को देख करके छठ घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, पीट करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई। इस दौरान आयान का एक साथी भी भीड़ के हत्या चढ़ गया। मारपीट में उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से जख्मी है। आयान का 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आयान की गर्लफ्रेंड ब्रह्मपुर में रहती है। छठ पूजा को लेकर के वे सौजन के साथ गांव आई हुई है। आयान इसे मिलने छठ घाट पर पहुंचा था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने आयान को पकड़ करके पीट करके जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका बैंक में कोई काम है तो आप कुछ दिन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बैंक 1 नवंबर से 13 नवंबर के बीच 6 दिन बंद रहने वाले हैं। राहत की बात यह है कि ऑनलाइन सेवाएं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चलती रहेगी, जारी रहेगी, लेकिन चेक बुक, पासबुक के कामों पर असर पड़ सकता है। हालांकि बैंकों के लिए सभी राज्यों में छुट्टी की लिस्ट एक ही नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सभी राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट अलग अलग होती है। ये हॉलीडे हर रविवार और हर दूसरे और फिर चौथे शनिवार की छुट्टियों के साथ है। नवंबर में पहली छुट्टी 1 तारीख को ही पड़ रही है। इस छुट्टी के दौरान नेट बैंकिंग, एटीएम, डिजिटल पेमेंट के जरिए भी अपने काम आप कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग से संबंधित जैसे पासबुक, चेकबुक, एटीएम और अकाउंट और ट्रांजैक्शन का काम आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात में ब्रिज गिरने से 143 लोगों की जान जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कल्पना कीजिए अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो क्या होता, ये सवाल है। यहाँ 27 सालों से बीजेपी सरकार है। यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी गोदी मीडिया से लेकर के केंद्र सरकार भी खामोश है। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि गुजरात में पुल गिरने से 140
निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार और मौतों पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है, क्योंकि वहां 27 सालों से बीजेपी सरकार है। गोदी मीडिया मोदी शाह के गृह राज्य में कोई दोष और अवगुण तो देखेगी नहीं। कल्पना कीजिए अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो क्या होता। लालू की पार्टी ने कहा है कि अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो अब तक मीडिया में तूफान आ चुका होता। जहां गोदी मीडिया उन राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी तय करके इस्तीफा मांग कर रही होती। 2% के विश्लेषक अपना फुहड़ ज्ञान बांट रहे होते, लेकिन चूंकि गुजरात में 27 सालों से बीजेपी सरकार है, इसलिए सब बिकाऊ लोग मौन हैं। साहब जी कुछ ड्रोन गुजरात भी भेज देते, जहां एक केबल पुल टूटने से 140 लोगों की हत्या हुई है। जो मर्जी मुंह में आता है बोल बकते हैं। धरातल पर कुछ नहीं होता है और न ही इनके लिए और न ही इनके रहते होना है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी बाहर खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुकानदार हमको न्यूज़पेपर में खाना लपेट करके दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हम खुद ही न्यूज़पेपर में उसको लपेट लेते हैं और लेकर आ जाते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है या आप न्यूज़पेपर में लपेट करके कुछ लाते हैं तो अभी आप सावधान हो जाएं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। दरअसल न्यूज़पेपर में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में खतरनाक केमिकल होता है जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है। इसकी वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर में खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल न्यूज़पेपर में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में खतरनाक केमिकल मौजूद होते हैं। इन केमिकल्स से हमारे शरीर पर खतरनाक असर पड़ता है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामक ने खाने की चीज़ों को न्यूज़पेपर में लपेट करके खाने की आदत को लोगों के लिए खतरनाक बताया था। अभी हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर में खाना लपेट करके खाने से आपको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर लंबे समय तक आप न्यूज़पेपर में खाना रख करके खाते हैं या फिर खाया जाए तो फिर उसकी स्याही में मौजूद केमिकल्स की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर होने से ये सबसे पहले फेफड़ों के कुछ हिस्सों जैसे ब्रोंचियोल्स या एलियोली की कोशिकाओं में फैलता है। उसके बाद बात करते हैं कि गर्म खाने को न्यूज़पेपर में रखकर खाने से लोगों को लिवर कैंसर होने का खतरा बना रहता है। साथ ही लिवर कैंसर के साथ साथ मूत्राशय में भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। न्यूज़पेपर में खाना खाने से पेट में गैस होने या फिर घाव का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही कई बार लोगों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी बाहर जाकर के न्यूज़पेपर में खाना खाते हैं या फिर कुछ खाना मंगाते हैं, समोसा हो, जलेबी हो या फिर कोई और चीज़ न्यूज़पेपर में रख करके खाते हैं तो आप सावधान हो जाए, नहीं तो फिर आप कैंसर होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, बहुत सारी घातक बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी न्यूज़पेपर पर खाना खाते हैं तो आप बिल्कुल भी आज से ही छोड़ दें न्यूज़पेपर में खाना। आप किसी और चीज़ पर ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आज से आप बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण करवट ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में भाजपा अकेले पड़ गई थी, लेकिन अब कुछ छोटे दल उसके साथ फिर से आने को तैयार हैं। इसकी शुरुआत चिराग पासवान करने जा रहे हैं। अभी वे एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में वे भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने को तैयार हो गए हैं। चिराग पासवान ने रविवार को अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर दिया और घोषणा की है कि वे राज्य में 2 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भगवा पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, यानी कि भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। चिराग पासवान जो अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के एक अलग समूह के प्रमुख है, दिल्ली से आने पर यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से उन्होंने बात किया है। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मोकामा गोपालगंज के उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार रात लंबी बैठक के बाद फैसला लिया गया है, जिनके साथ मैं काफी समय से संपर्क में हूं। चिराग पासवान ने इस सवाल को टाल दिया है कि क्या उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के एनडीए से निष्कासन का आग्रह छोड़ दिया था, जिनके पिछले साल विद्रोह के कारण उनके पिता द्वारा स्थापित पार्टी में विभाजन हुआ था। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं अभी केवल मोकामा गोपालगंज के उपचुनाव के बारे में बोल रहा हूं। हमें किसी निर्णय पर पहुंचने में काफी समय लगा। जहां अभियान समाप्त होने में महज 2 दिन बचे हुए हैं। हमारी पार्टी भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया में छठ पूजा के अवसर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 3 भाइयों की डूबने से जान चली गई। जब ये तीनों भाई कोसी नदी के धार में छठ पूजा का स्नान करने गए थे, जब तभी दोनों छोटे भाई गहरे पानी में चले गए, जिसके कारण डूबने लगे। जब भाइयों को डूबता देख करके बड़े भाई उन्हें बचाने के लिए गया और वह भी नदी की धार में फंस करके डूब गया। घटना कस्बा थाना क्षेत्र के NH57 में स्थित मदरसा चौक की है। जानकारी के मुताबिक कस्बा थाना क्षेत्र के NH57 के बगल से गुजरने वाली कोसी नदी की धार में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चे की जान चली गई। मृतक कस्बा थाना क्षेत्र के दोगच्ची गांव के रहने वाले थे। तीनों बच्चे छठ पर्व का स्नान करने के लिए कोसी नदी के घाट पर गए हुए थे। इसी दौरान तीनों भाइयों में से 2 छोटे भाई पानी में डूबने लगे, जिनको बचाने के लिए बड़ा भाई भी पानी में कूद गया, लेकिन तेज धार के बहाव में वो भी फंस गया और उसकी भी डूबने से जान चली गई। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में अगले साल तक बिजली चोरी पर लगभग फुल स्टॉप लग जाएगा, जहां बिहार विद्युत विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल मार्च 2023 तक बिहार के सभी 11 केवी फीडर पर बिजली मीटर लग जाएंगे। इसके साथ ही मोहल्लों में लगे 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों पर भी दिसंबर 2023 तक मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इससे बिजली चोरी पर लगाम लगेगी, जिसका फायदा बिजली कंपनी के साथ ही उपभोक्ताओं को भी होगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए अब लोगों के घरों के अलावा ट्रांसफार्मर और फिर फीडर में भी मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके लगने से बिजली खपत का सही आंकड़ा सामने आ सकेगा। इसके आधार पर कंपनी बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करेगी। चोरी रुकने पर बिजली और सस्ती होगी, जिसका लाभ आम उपभोक्ताओं को होगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर के सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा था, जिस पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने यानी कि RJD उन्हें गला लगा लिया। नीतीश कुमार ने RJD को गाली दी, फिर भी बीजेपी में चले गए, वापस फिर RJD में आ गए, RJD को गले लगा लिया। तो RJD तो खुद नीचे स्तर की राजनीति कर रही है, वह दूसरे को ज्ञान बांट रही है, खुद अपने नहीं देख रही है। 29 अक्टूबर को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के दौरे पर गए थे, जहां पर वे उपचुनाव के दौरान मोहन यादव का प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने AIMIM को यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा था। जहां अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आपने 17 साल बीजेपी को मौका दिया है, हमको सिर्फ 3 साल का समय दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर 3 साल में विकास आपको नहीं दिखेगा तो फिर अगली बार आप हमें वोट मत दीजिएगा। हमको 17 साल या फिर 5 साल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 साल चाहिए। 3 साल बाद अगर गोपालगंज में विकास नहीं दिखेगा तो फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि गोपालगंज में कुछ बीजेपी की बी टीम घूम रही है, यानी कि तेजस्वी यादव का सीधा सीधा इशारा AIMIM की तरफ था। इसी को लेकर के AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में इस समय सभी लोग छठ पर्व मना रहे हैं, लेकिन महापर्व छठ होने के बाद एक बार फिर से वापसी के लिए यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। इसका इंतजाम 31 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है। जहाँ इसके लिए पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि 31 अक्टूबर से पहले जितने अनारक्षित और फिर अनारक्षित टिकट काउंटर हैं, सभी काउंटरों पर कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यात्रियों को टिकट लेने में कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे। पटना जंक्शन पर इस समय 13 अनारक्षित काउंटर है, वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना जंक्शन पर RPF और फिर GRP की सघन जांच होगी। वहीं यात्रियों की संख्या को देखते हुए 13 अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है, जिसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान बिहार में अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर जिले में पानी में डूबने से 7 बच्चों की जान गई। जहाँ सबसे हृदय विदारक घटना पूर्णिया जिले में हुई, जो आपको पहले इसी वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर छठ घाट पर नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान गई, जो आपको पहले बताया गया है। जब गोताखोरों ने बड़ी मुशक्कत से तीनों शव को बाहर निकाला, जिसके बाद उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पर अलग घटना के बारे में बात करें तो समस्तीपुर घाट बनाने के
दौरान पूल में 2 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। इस हादसे के कारण उनके घरों में छठ के दिन मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं सहरसा जिले में भी छठ घाट की सफाई के दौरान तालाब में डूबने से 2 बच्चे की जान चली गई। यह घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। जबकि गोपालगंज जिला में तालाब से एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं सहरसा जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के खरना की उपवास कर रही एक 45 साल की महिला छठ व्रती को नाबालिग ने चाकू मार करके उसकी जान ले ली। घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पर नवादा के हिसुआ थाना में छठ का प्रसाद बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी घायल छठ मनाने के लिए 2 वर्ष बाद अपने घर आए हुए थे। घटना उस वक्त घटी जब नदी में छठ पूजा के संध्या अर्घ की तैयारी चल रही थी। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी कई तरह की घटनाएं होने की खबरें मिल रही है। दोस्तों, बिहार का इतिहास बहुत सुंदर और विविध है और यही विविधता की इसकी प्रसिद्ध का भी कारण है। बिहार में घूमने के लिए एक से एक जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी है। यह इनका अपना एक बहुत ही लंबा और समृद्ध इतिहास है। पूरे साल इन मंदिरों में श्रद्धालु आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार के उन मंदिरों के बारे में जहां दुनिया भर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे पहले बात कर देंगे मिथिला शक्तिपीठ के बारे में। तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थापित मिथिला शक्तिपीठ बिहार के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। जब पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं कि यहीं पर सती देवी का बयां कंधा गिरा था, जो बाद में शक्तिपीठ बना। मंदिर जाके दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक का होता है। अब बात करेंगे महाबोधि मंदिर बोध गया के बारे में। तो निरंजना नदी के तट पर बना ये मंदिर बौद्धों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये मंदिर हर साल दुनिया भर से असंख्यक श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। जब मुख्य मंदिर के साथ आप यहाँ बौद्ध वृक्ष के भी दर्शन कर सकते हैं। जीवन में एक बार आपको बोध गया मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक रहता है। अब बात करेंगे विष्णुपद मंदिर के बारे में। तो विष्णुपद मंदिर बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु के पैरों के निशान रखे हुए हैं, जिनकी पूजा की जाती है। भारत भर से श्रद्धालु यहाँ पितृ पक्ष में पिंडदान अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं मंगला गौरी मंदिर के बारे में। तो बिहार के पवित्र शहर गया में स्थापित मंगला गौरी मंदिर में आप जीवन में जरूर एक बार दर्शन करने के लिए जाएं। जब पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भी देवी सती के शरीर का अंग गिरा था और इसीलिए यहाँ मंदिर का स्थापना किया गया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।